नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मॉनिटर में। आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट और सी टेट की परीक्षा में पूछे जाने वाले बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न पत्र। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? पहला ऑप्शन है व्यवहारात्मक, दूसरा है दैहिक, तीसरा संज्ञानात्मक और चौथा है संवेदी। तो ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि जैसे डी वाला ऑप्शन है संवेदी, डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि संवेदी संवेग का तत्व नहीं होता है। क्योंकि संवेग उत्पन्न होने पर प्राणी में दो तरीके के यानी दो स्तर पर परिवर्तन होते हैं। पहला स्तर है शारीरिक और दूसरा मानसिक स्तर पर। शारीरिक स्तर पर जल्दी जल्दी सांस लेना, रक्तचाप बढ़ जाना और आवाज़ में परिवर्तन आ जाना, इन तरीकों के परिवर्तन आ जाते हैं। और दूसरा है मानसिक स्तर पर परिवर्तन, जो कि हमारे विचार प्रक्रिया या तो बहुत तीव्र हो जाती है या तो शिथिल हो जाती है, और या तो यह कह सकते हैं कि मतलब बिल्कुल काम ही नहीं करती है। दूसरी ओर जो संवेदी होती है, संवेदी क्रियाओं पर हम जो है संवेग की बात करते हैं, तो संवेदी क्रियाओं पर संवेग का कोई प्रभाव ही नहीं होता है। तो इसलिए संवेदी हमारा संवेग का भाग नहीं होता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी होगा। चलिए दूसरा प्रश्न क्या है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है? संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है? तो आपको बता दें कि संज्ञानात्मक क्षेत्र बेंजामिन एस ब्लूम के द्वारा दिया गया था, जिन्होंने शिक्षण उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा था। पहला था उनका संज्ञानात्मक क्षेत्र, दूसरा था भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्य और तीसरा था मनोगत्यात्मक क्षेत्र के उद्देश्य। तो उन्होंने क्या किया था कि संज्ञानात्मक जो क्षेत्र का उद्देश्य था उसमें उन्होंने उसको 6 भागों में बांटा था। पहला भाग था ज्ञान, दूसरा अवबोध, तीसरा अनुप्रयोग और चौथा विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण और छठा मूल्यांकन। तो इसलिए हमारा ऑप्शन होगा डी। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो यहाँ पे जो है 4 विद्वानों के नाम दिए गए हैं, तो आप सोच के बताइए कि कौन सा होगा। चलिए अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? विक्टर ब्रूम के द्वारा। और इन्होंने कब दिया था? 1964 में। ठीक, तो हमारा ऑप्शन होगा ए, विक्टर ब्रूम। चलिए अगला प्रश्न है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है? जी, कोहलर क्या सिद्ध करना चाहते थे? तो ठीक है, कोहलर क्या सिद्ध करना चाहते थे? तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी, संज्ञानात्मक संकार्य। क्यों? कोहलर ने अंतर्दृष्टि या सूझ को अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण माना था। किसको माना था? सूझ को। सीखने में सूझ को सबसे महत्वपूर्ण माना था। तो सूझ की प्रक्रिया एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया होती है, जो समस्या का संज्ञानात्मक समाधान प्रस्तुत करके सीखने की प्रक्रिया को अत्यधिक सरल और सहज बनाती है। ठीक, तो इसलिए क्या होगा? संज्ञानात्मक संकार्य। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? तो समावेशी कक्षा में दोनों प्रकार के बालक होते हैं। अब दोनों प्रकार में कौन होते हैं? सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के होते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन होगा बी, सामान्य और विशिष्ट। ठीक, अगला प्रश्न है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह किसके द्वारा कहा गया था?
यानी प्रश्न संख्या 6 में जो ये कथन कहा गया है किसके द्वारा कहा गया है? अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह किसके द्वारा कहा गया था? गेट्स व अन्य। ठीक, तो हमारा पहला ऑप्शन होगा गेट्स व अन्य के द्वारा। ठीक, प्रश्न नंबर 7, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करती है। यानी स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण एक होता है, तो वह किस चीज को मापने का काम करती है? तो आपको बता दें कि 1905 में स्टैनफोर्ड विनय ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर बुद्धि का सफल परीक्षण किया था, और यह बुद्धि को मापन करने के लिए उन्होंने यह नियम दिया था, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण। ठीक, तो इसलिए हमारा ऑप्शन होगा सी। कौन सा सही होगा? सी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निम्न में से विकास का सिद्धांत नहीं है। प्रश्न को देखिए ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि कभी कभी हमको परीक्षा के समय में थोड़ी सी जल्दबाजी हो जाती है। हम पूरा प्रश्न सही से नहीं पढ़ते हैं और हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रश्न आता भी रहता है वो भी हम गलत कर देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो हमने जल्दी जल्दी में पढ़ लिया कौन सा विकास का सिद्धांत है, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक, तो यहाँ पहला ऑप्शन दिया हुआ है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, दूसरा है निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, और चौथा है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो निरंतर विकास का सिद्धांत है, परस्पर संबंध का सिद्धांत है और समान प्रतिमान का सिद्धांत है, यह तीनों विकास के सिद्धांत से संबंधित हैं। क्योंकि तीनों में जैसे वंशानुक्रम है तो उसमें निरंतरता, परिमार्जिता, एकीकरण और सामान्य से विशिष्ट की ओर जो है जाना, ये तमाम क्या है, ये सारे जो नियम हैं वो विकास के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए निरंतरता और परस्पर संबंध का विकास और समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये तीनों विकास के सिद्धांत हैं। जबकि पहला अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत यह क्या है, यह अधिगम से संबंधित है। एक चीज़ जान लीजिए कि यह जो पहला ऑप्शन है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, यह अधिगम से संबंधित है, इसलिए यह विकास से संबंधित नहीं है। तो हमारा ऑप्शन होगा ए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। फिर से पढ़िए, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो किसके द्वारा ये कहा गया था? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गैसेल, हरलाक, मेरिडिथ, डगलस और हॉलैंड। नहीं कहा था कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह कौन कहा था? हरलाक ने कहा था। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बार बार जो है आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया था। तो जो लोग जानते हैं वो तो तुरंत लगा देंगे कि मैकडूगल ने। ठीक, तो ऑप्शन इसका बी सही है, मैकडूगल। ये मैकडूगल बी वाला ऑप्शन सही है, जो 14 मूल प्रवृत्तियों की सूची इन्होंने बनाया था और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध एक संवेग को बताया था। जी, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? फिर से देखिए ये प्रश्न फिर से आ गया कि नहीं है। कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तो पहला ऑप्शन है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम और प्रभाव का नियम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोगों के आधार पर सीखने के नियमों का उल्लेख किया था। उसमें उन्होंने पहला बताया था जो मुख्य नियम और दूसरा गौड़ नियम बताया था। मुख्य नियम में उन्होंने 3 बताया था कि तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। जबकि गौड़ नियम में
बहु अनुक्रिया का नियम। गौड़ नियम में क्या था? बहु अनुक्रिया का नियम। लेकिन प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है? कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तो जो मुख्य नियम में नहीं शामिल है वो कौन सा हो जाएगा हमारा? सी, यानी बहु अनुक्रिया का नियम। ये कौन सा नियम है? ये गौड़ नियम है। ठीक, अगला प्रश्न है पियाजे। अगला प्रश्न है जीन पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास के लिए हम जीन पियाजे को जानते हैं। इन्होंने अपने निजी प्रेक्षणों के आधार पर बालक के संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित किया था। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? सी। जीन पियाजे ने ही संज्ञानात्मक विकास के नियमों में जो प्रक्रियाएं होती हैं उसको बताया था। उन्होंने बताया था कि संज्ञानात्मक विकास निम्न प्रक्रियाओं से गुजरता है, और उसमें पहला था संगठन, दूसरा अनुकूलन, और तीसरा आत्मसाधन, और चौथा सामंजन था। ये कभी कभी परीक्षा में ये भी पूछ देता है कि संज्ञानात्मक विकास किन किन जो है प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। तो आपको एक क्रम से हो सकता है दे दे या उसका क्रम चेंज कर दे, तो आप जो है क्रम को भी याद रखेंगे। पहला था संगठन, दूसरा अनुकूलन, और तीसरा आत्मसाधन, और चौथा सामंजन। ठीक, अगला प्रश्न है क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन है पालो, दूसरा है स्किनर, और तीसरा है थॉर्नडाइक, और चौथा है कोहलर। जैसा आप जानते हैं कि पालो जो थे उन्होंने कुत्ते के ऊपर अपना प्रयोग किया था, स्किनर साहब चूहे के ऊपर प्रयोग किए थे, थॉर्नडाइक ने बिल्ली के ऊपर किया था, और कोहलर साहब बंदर के ऊपर यानी चिंपैंजी के ऊपर प्रयोग किया था, है ना। तो क्रिया प्रसूत जो चूहे के ऊपर प्रयोग किया गया था वो स्किनर के द्वारा किया गया था। तो हम इस स्किनर को क्रिया प्रसूत अनुकूलन के सिद्धांत के लिए जानते हैं। तो हमारा ऑप्शन होगा बी। ठीक, अगला प्रश्न है मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? अभी हमने जो है पीछे प्रश्न में जो है वहाँ पे बताया था जिसमें बुद्धिमापन किसके द्वारा दिया गया था, इसमें विनय साइमन थे। ठीक, तो अगर आपको वो प्रश्न याद है तो तुरंत आप जो है यहाँ पे विनय साइमन लगा देंगे। ठीक, तो मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? विनय साइमन ने दिया था। तो हमारा पहला ऑप्शन होगा विनय साइमन। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? अभी देखिए ये प्रश्न फिर से दोबारा जो है उसी तरीके से आ गया। एक था कि कौन सा सीखने का नियम नहीं है, तो यहाँ पे तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम आपके पास। वहाँ पे मुख्य नियम पूछा था और यहाँ पे कह रहा है कि सीखने का नियम ही नहीं है। तो इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा कि निम्नलिखित में कौन सा सीखने का नियम नहीं है। इसके पहले जो प्रश्न आया था उसमें पूछा था कि मुख्य नियम कौन सा नहीं है। ठीक है ना, तो हमने वहाँ पे क्या लगाया था? बहु अनुक्रिया का नियम, क्योंकि वहाँ पे मुख्य नियम और गौड़ नियम की बात थी। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ सीखने के नियम की बात हो रही है कि कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम तो है ही। तनाव का नियम यानी जो हमारा ऑप्शन बी है वह नहीं है। तो हम ऑप्शन में बी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है ना, हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था, यानी किसने बनाया था? तो यहाँ पे डब्ल्यू वुंट, सिगमंड, पालो और वाटसन 4 विद्वान दिए गए। जब किसने दिया गया था, किसने दिया था? 1879 में विलियम वुंट ने पहला मनोविज्ञान का प्रयोगशाला वो बनाया था। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा? पहला, डब्ल्यू वुंट।
अगला प्रश्न है, फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इदम, अहम, पराहम और चौथा ऑप्शन है परिस्थितियों में। यह 2016 की परीक्षा में पूछा गया था। अंतर्गत आता है कि अहम के या पराहम के या परिस्थितियों के अंतर्गत। तो चलिए जान लेते हैं क्या है। सिगमंड फ्रायड जो थे, उन्होंने व्यक्ति के व्यक्तित्व को स्पष्ट करने के लिए 2 मुख्य बातें बतलाई थी। पहला था चेतन अर्धचेतन और दूसरा था इदम, अहम और पराहम। तो इदम, अहम, पराहम को उन्होंने इस तरीके से बतलाया था कि जो इदम है वह व्यक्ति की जो आंतरिक इच्छाएं होती हैं उसको दर्शाता है, जबकि पराहम क्या है, वह एक तरीके से हमें कह सकते हैं कि सुपर ईगो है। सुपर ईगो का मतलब सामाजिक मान्यताओं और परंपराओं के अनुरूप कार्य करने के लिए हमको उकसाता है, यानी प्रेरणा देता है। वो क्या है, पराहम है। ठीक। और अहम क्या है, इन दोनों के मध्य, यानी जो हमारा इदम और पराहम है, इन दोनों के मध्य अंतः क्रिया करके व्यक्ति को वास्तविक धरातल पर तालमेल बैठाने का प्रयास करता है। तो हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे होगा वो क्या कर रहा है, जो पराहम है वह अंतःकरण को पुकारता है, यानी अंतःकरण को दर्शाता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन होगा सी, पराहम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? SOR अर्थात उद्दीपन अनुक्रिया, इसको हम कहते हैं उद्दीपन अनुक्रिया। यह किसके द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था? वुडवर्थ के द्वारा। किसके द्वारा? वुडवर्थ के द्वारा। तो हमारा पहला ऑप्शन होगा वुडवर्थ। ठीक। अगला प्रश्न है, अधिगम्य प्रभाव का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो हम लोग थॉर्नडाइक को जानते हैं। अधिगम्य प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। तो हमारा ऑप्शन होगा डी, थॉर्नडाइक। ठीक। अगला प्रश्न है, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? तो पहला ऑप्शन है टॉलमे, दूसरा है बेंडूरा, तीसरा है थॉर्नडाइक और चौथा है कोहलर। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, बेंडूरा के द्वारा। किसके द्वारा? बेंडूरा के द्वारा। ये बेंडूरा ने ही बताया था कि जो अधिगम संप्रत्यय है वह दूसरों के व्यवहारों का परीक्षण करने में हमारी सहायता करता है। ठीक, तो बेंडूरा होगा। अगला प्रश्न क्या है? चलिए अगला प्रश्न है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास किसके द्वारा दिया गया था? प्रासंगिक अंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो पहला ऑप्शन है साइमंड, दूसरा है होल्टजमैन, तीसरा है मुर्रे और चौथा है ब्लैक। तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण को हम लोग टेट यानी व्यक्ति मापन के रूप में भी जानते हैं, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे S.A. मुर्रे, जिन्होंने अपने 31 कार्डों के द्वारा जो है व्यक्तियों के व्यक्तित्व को मापने का काम किया था। तो इसलिए हमारा ऑप्शन होगा सी, मुर्रे। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? तो यहाँ पे 4 नियम दिए गए हैं, प्रभाव का नियम, सादृश्यता का नियम, तत्परता का नियम, साहचर्य का नियम। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तत्परता में जो तत्परता का नियम है, तत्परता में क्या होता है, कार्य करने की शक्ति निहित होती है, यानी वो हमको प्रेरित करता है कि ये नहीं, ये हमको करना है, कुछ और करना है। तो इसलिए कक्षा शिक्षण में हमको पाठ प्रस्तावना सोपान में कौन सा नियम आएगा? तत्परता का नियम। तो हमारा ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न है, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है, यानी किस विधि के अंतर्गत ये आते हैं? तो पहला ऑप्शन है निगमन विधि, दूसरा है आगमन विधि।
ऑप्शन होगा दूसरा आगमन विधि। क्यों? क्योंकि शिक्षक जो होता है विद्यालय में वह क्या करता है कि अनेक उदाहरणों के माध्यम के द्वारा वह क्या करता है, सामान्यीकरण करने का प्रयास करता है, यानी उदाहरण के द्वारा किसी बात को समझाने का प्रयास करता है। तो इसलिए क्या होगा, आगमन विधि। ठीक है, हमारा ऑप्शन होगा बी। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। पहला ऑप्शन है प्रतिपुष्टि, दूसरा शिक्षण, और तीसरा है योजना बनाना, और चौथा है प्रस्तावना। सूक्ष्म शिक्षण जो है वो एक विद्वान थे SW एलन, उन्होंने सूक्ष्म शिक्षण चक्र को बनाया। उसमें उन्होंने क्या किया कि पाठ्य योजना को सबसे पहले रखा, यानी कि योजना बनाना, पाठ्य योजना बनाना, उसके बाद जो है शिक्षण, फिर प्रतिपुष्टि, फिर पुनः नियोजन, और उसके बाद पुनः शिक्षण, और फिर पुनः प्रतिपुष्टि, और फिर हम वही पाठ्य योजना तक पहुंच जाते थे। इस तरीके का उन्होंने एक चक्र बनाया था। तो उन्होंने सबसे पहले क्या बताया था कि पाठ्य योजना, तो हमारा क्या होगा, सबसे पहला जो है पाठ्य योजना होगा। तो यानी हमारा ऑप्शन सी सही होगा, योजना बनाना। ठीक, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? तो भाषा विकास के लिए हम चौमास्की को जानते हैं, नोआम चौमास्की साहब ने, उन्होंने बताया था कि प्रत्येक मानव शिशु में व्याकरण की संरचना का एक अंतर्निहित एवं जन्मजात खाका होता है। तो इसलिए भाषा विकास के लिए हम किसको जानते हैं, चौमास्की साहब को जानते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, सी, चौमास्की। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया था? तो पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक अधिगम, दूसरा अधिगम के प्रयास एवं भूल, तीसरा संकेत के अधिगम, और चौथा है स्थान अधिगम। तो थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को अधिगम के प्रयास एवं भूल के शीर्षक से सिद्ध किया था। उन्होंने या हम कह सकते हैं कि उनको हम थॉर्नडाइक को किस रूप में जानते हैं, यानी अधिगम के प्रयास और एवं भूल के सिद्धांत के लिए किनको जानते हैं, हम थॉर्नडाइक को जानते हैं। तो इसलिए ऑप्शन हमारा बी होगा। अगला प्रश्न है, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो यहाँ पे ऑप्शन है 16 से 19 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 8 से 10 वर्ष, और अगला है 16 से 19 वर्ष। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गिरोह अवस्था जो होती है, एक बाल्यावस्था का जो समय होता है, उसमें बच्चे क्या करते हैं, एक समूह में खेलते हैं, अपना एक गिरोह बना लेते हैं। तो वो उम्र जो होती है 8 से लगभग 10 वर्ष होती है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन होगा सी, 8 से 10 वर्ष। ठीक, अगला प्रश्न है, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? सर्वाधिक उपयुक्त जीवित यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसके द्वारा दिया गया था? डार्विन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? डार्विन जी। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो डार्विन के द्वारा दिया गया था। तो हमारा ऑप्शन होगा सी, किसके द्वारा? डार्विन के द्वारा। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। शैशवावस्था के लिए सबसे उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है? मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि और किंडरगार्टन विधि। तो ये यहाँ पे तीनों विधियाँ जो है शैशवावस्था के लिए उत्तम विधि हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम लगाएंगे सभी। अगला प्रश्न है, बाल विकास मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है तो कौन है? अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया, विद्यालय। इन चारों में से कौन होगा? ऑप्शन बी यानी बालक। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु कौन सा होता है? बालक होता है, क्योंकि बालक के ही ऊपर यह बाल मनोविज्ञान आधारित होता है।